खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो गया। वहां पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को चुनाव का परिणाम आएगा। कर्नाटक जो परिणाम देने वाला है या कर्नाटक के लोग जो कहने वाले हैं उसके मायने हैं, और उसके मायने शायद 2024 में होने वाले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के लिए एक रास्ता, एक दिशा तय कर सकते हैं। ये वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में अपनी पैठ जमाई है और पूरा जमकर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का प्रयास भी इसे किया है। ये आरोप विपक्ष लगाता है और वहां पर एक माहौल ये बन रहा है कि वहां पर टीपू सुल्तान को नायक बनने वाले जीतेंगे या सावरकर की विचारधारा को मानने वाले। ये वही राज्य है जहां पर हिजाब का मामला उछला और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लंबित है। पीएफआई की गतिविधियां बढ़ने का आरोप भी यहीं लगाया गया और विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इसी आरोप में शायद फंस गए हैं। उनके यहां से करोड़ों रुपए भी मिले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं वो भी इसी राज्य से आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अगर राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा समय किसी राज्य में लगाया तो कर्नाटक उसमें से एक था। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है ये इससे साबित हो जाता है कि पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 5 से 6 बार वहां जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं और ये घोषणा कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वहां पर प्रचार करेंगे। यानी कि जो हमारे फायरब्रांड नेता हैं हिंदुत्व के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तैयारी पहले से कर ली है कि क्या वहां पे किया जाना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी नजर डालते हैं कि वहां है क्या, क्या स्थितियां रही हैं, क्या नहीं हुई। माहौल तो वहां बहुत दिनों से गर्मा गया था और राज्य की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे चेहरे के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो कुमार स्वामी की अगुवाई में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की कवायद में है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। 224 सीटों वाले इस राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने पाला बदलकर कांग्रेस का पल्ला थाम लिया है और अगर हम 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो बड़ी रोचक कहानी थी। 224 सीटों में से कांग्रेस को लगभग 38.14% वोट मिले थे और 80 सीटें मिली थी। बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा 36.35% वोट मिले और 104 सीटें मिली थी। जेडीएस को 18.3% वोटों के साथ 37 सीटें मिली थी। यहां बसपा को भी एक सीट मिली थी, 2 अन्य के खाते में गई थी। हालांकि इससे पहले 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 122 सीटें मिली थी। बीजेपी को तब सिर्फ 40 सीटें मिली थी और उसने अपना सीटें बढ़ा ली थी। 2018 का जो घटनाक्रम था वो बड़ा नाटकीय था। नतीजे आने के बाद सदन में वीएस येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का ताज कुमार स्वामी के सिर सजा था। फिर जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के बगावत के बाद बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। पहले येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब उन पर बहुत सारे आरोप लगे और तब उनको हटाकर बसवराज बोम्मई को राज्य की कमान सौंपी गई। यहां पर जातीय समुदाय की बात करें तो लिंगायत और वोकलिगा समुदायों के बीच में सियासत सिमटती है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम भी 14% हैं, लिंगायत
करीब 16% और वोकली का करीब 11% है। ईसाई भी हैं, ओबीसी जातियां भी हैं। लेकिन लड़ाई बहुत गर्म और बहुत तेज हो चुकी है। हिजाब का मामला रहा हो, हनुमान चालीसा पढ़ने की बातें रही हों, इन सारे विवादों से गरमाए और सबसे बड़ा विपक्ष ने वो आरोप भ्रष्टाचार के यहाँ पर लगाए हैं जो असल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष पर लगाती रही है। आपको याद होगा कल ही जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के विस्तार वाला जो उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी आता है तो भ्रष्टाचार भागता है और सारे विपक्ष इसलिए एक हो रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ों पर हम प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कर्नाटक में वो इसका जवाब कैसे देंगे और कैसे इससे लड़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस में भी जो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का खेमा है वहाँ भी आपसी रार है, इधर येदियुरप्पा में रार है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ मुस्लिम आरक्षण समाप्त किया गया, उसके बाद जो अनुसूचित जातियों का पिछड़ी जातियों का आरक्षण था उसमें जो बंटवारा किया गया उस पर इतना बवाल मचा कि येदियुरप्पा के घर पे पत्थर तक फेंके गए। और जो अगर भौगोलिक तरीके से देखें, ज्योग्राफिकली देखें तो ये 6 इलाकों में बटा हुआ माना जाता है कर्नाटक। और मजे की बात यह है कि हर एक इलाके का जो मूड है वो अलग होता है और इनके सियासी आग्रह और रुझान भी अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से जो सीमाएं जुड़ने वाला इलाका है उसको हैदराबाद कर्नाटक बोला जाता है, महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र को मुंबई कर्नाटक बोला जाता है। और हैदराबाद कर्नाटक में करीब 40 सीटें आती हैं, मुंबई कर्नाटक में 44 आती हैं, तटीय क्षेत्र में 19 सीटें और ओल्ड मैसूर में 66 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक में 27 सीटें हैं, बेंगलुरु क्षेत्र में 28 सीटें हैं। तटीय कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक में अगर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो ओल्ड मैसूर में जेडीएस का दबदबा है। हैदराबाद कर्नाटक और बेंगलुरु में कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ये सारे रुझान पिछली बार से, देखें आगे क्या होगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये चुनाव बहुत अहम है और आगे के लिए यानी 2024 के लिए ये कुछ हमें संकेत देगा कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है। जो विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, संसद का माहौल गर्म है, दिल्ली तो बहुत गर्माई हुई है, अभी भी वहाँ पे विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की जिद पर सत्ता पक्ष अड़ा है तो विपक्ष अडानी वाले मामले में जेपी से गठन की मांग पर अड़ा हुआ है। माहौल यहाँ भी गर्म है और कर्नाटक चुनाव की घोषणा होते ही ये माहौल और गर्म हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।